गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। यह दोहा सिर्फ गुरु की ज्ञान गंभीरता व बुद्धिमत्ता को नहीं दर्शाता, अपितु उनकी निष्पक्षता, धैर्य, कौशल, नेतृत्व कौशल को भली भांति से हमारे समक्ष पेश करता है। सेक्रेड हार्ट ने जब अपने चारों हाउसेस की नींव रखी थी, तब से लेकर आज तक इन्हीं सारे गुणों को एकत्र कर हमें हमारे हाउस मास्टर्स देते आ रहे हैं। आज का यह अवसर केवल एक बातचीत का माध्यम नहीं है, अपितु दृष्टिकोण, विज़न और लीडरशिप को समझने का एक मौका है। आज सेक्रेड हार्ट के विज़न और हमारे हाउस के सम्माननीय हाउस मास्टर्स हमारे साथ उपस्थित हैं, जहां आज शब्दों के जरिए उनकी लीडरशिप, उनके हाउस के प्रति उनका डेडिकेशन और आने वाले अभिव्यक्ति आरोहण के लेके उनका विज़न जानेंगे। तो इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा प्रॉस्पेरिटी हाउस के हाउस मास्टर मिस्टर रजत गुप्ता सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रेडियंस हाउस के हाउस मास्टर मिस्टर किशन यादव सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विक्ट्री हाउस के हाउस मास्टर मिस्टर मयंक जोशी सर। Good मॉर्निंग morning. सर। और लास्ट प्रदीप सर, हमारे विजडम हाउस के हाउस मास्टर। गुड मॉर्निंग अंकुर। गुड मॉर्निंग सर। सर, जब मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट कंडक्ट किया था तो मैंने प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मैथ, फिज़िक्स हो गया ना, केमिस्ट्री हो गया, इन सब को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है पर्टिकुलर। वैसे ही हिमांशु भैया का पहले वो जवाब था ये कि मतलब जैसे हमारे हर टीचर के पास एक फार्मूला है कैसे बच्चे को क्योर किया जाता है। आप लोग जब अभिव्यक्ति या आरोहण कंडक्ट कराते हैं, हाउस मास्टर रहते हैं, तो आप कैसे, वो फार्मूला क्या होगा, मतलब उसको कैसे अप्लाई करते हैं रजत सर? कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट में सबसे पहले एक रोड मैप बनता है। उस रोड मैप से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से इवेंट कब होने हैं, और उस हिसाब से फिर हम लोग अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद हमें समझ में आता है कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी या फिर किस गेम में अच्छा है, और फिर हम उसको उसी हिसाब से धीरे धीरे करके डिवाइड कर देते हैं कि हम इस बच्चे को यहाँ ले सकते हैं, इस बच्चे को किसी और इवेंट में ले सकते हैं। किशन सर? बात करते हैं अभिव्यक्ति की। पहले देखिए, अभिव्यक्ति में क्या होता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उस बच्चे को तैयार करना। तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं, डम्ब सराट है, पज़ल है। तो सबसे बेस्ट अगर कहीं से बच्चे को निकालना है तो वो उसका क्लास टीचर हमें हेल्प करता है, क्योंकि क्लास टीचर के पास पूरा नॉलेज है उस बच्चे के लिए। तो हम क्लास टीचर की हेल्प लेके उस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, ये अभिव्यक्ति के लिए। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम पीटीआई की हेल्प लेते हैं उसके गेम पीरियड के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे तो ऑलरेडी एकदम क्लियर होते हैं कि ये पार्टिसिपेट करेंगे। नीचे वाले एज ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसमें हम 1-2 दिन का ट्रायल लेते हैं, उससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मयंक सर? अगर मैं अभिव्यक्ति की बात करूं तो सबसे पहले हम टीचर्स और हाउस मास्टर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इसको किस ढंग से हमें अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा पहला काम होता है हम उन बच्चों को लें जो उसको बेहतर से बेहतर कर सके। तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हर एक एक्टिविटी के लिए 1 या 2 या 3 उसके लिए हम टीचर्स को अपॉइंट कर देते हैं, जिससे ये अच्छा होता है कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट होता है धीरे धीरे। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ बच्चे कुछ चीज़ में अच्छे नहीं होते, तो ये एक माइंड मैप जो बनता है, रोड मैप बन रहा, बता रहे हो, समय के साथ वो बच्चा जो पार्टिसिपेट करना चाहता है बट कर नहीं पाता है, एक समय के बाद वो भी सीख जाता है और उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे अपने आप अच्छा हो जाता है। थैंक यू। प्रदीप सर? जैसे किशन सर ने बोला कि पहले तो प्रॉब्लम आती थी बहुत ज़्यादा, 1-2 साल पहले प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि सडनली जब कोई भी इवेंट्स होता था, हम टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं होता था इधर के विंग के बच्चों से, मतलब जूनियर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। जैसे किशन सर ने बोला कि हम वहाँ पे क्लास टीचर की हेल्प लेते थे, लेकिन लास्ट ईयर से कुछ ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कमेटी बना दी गई, और उस कमेटी में मैंने देखा कि मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो हर कैटेगरी क्लास के हैं, मतलब जूनियर के भी हैं, सीनियर क्लासेस के भी हैं, मतलब आई थिंक मतलब हर ग्रुप के बच्चे हैं उसमें। और शायद मुझे जो लगता है कि शायद बच्चों को हमसे ज़्यादा पता होता है कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम उन बच्चों की हेल्प लेते हैं। हमारे पास प्रीफेक्ट्स होते हैं, हर हाउस में प्रीफेक्ट होते हैं, और शायद हम हाउस मास्टर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होते हैं वो हमारे प्रीफेक्ट्स होते हैं, काउंसिल मेंबर्स होते हैं, हम उनकी हेल्प लेते हैं। फिर अगर हमें थोड़ा बहुत लगता है तो हम क्लास टीचर की हेल्प से हमें वहाँ से जो बेस्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम बेस्ट पार्टिसिपेंट को निकालते हैं। और अगर कहीं ऐसा होता है कि बहुत एक इवेंट के लिए हमको 4-5 बच्चे मतलब जितने चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो एक हम सम टाइप का मतलब ऑडिशन राउंड करा के, हम सम टाइप से मतलब सिलेक्शन करा के फिर हमें वहाँ पे जो बेस्ट बच्चे मिलते हैं वहाँ से निकलते हैं, ताकि हम एक अच्छी टीम बिल्डअप कर सकें, और जो भी इवेंट के लिए वहाँ से अच्छा आउटकम हम इनटेक कर सकें। तो ये मतलब ओवरऑल इन सब की हेल्प से हम एक बेहतरीन टीम बना पाते हैं, अच्छा टैलेंट निकाल पाते हैं, और जो शायद मुझे लगता है कि
इन सब की वजह से हम हाउस मास्टर थोड़ा सा काम आसान हो गया, जो पहले डिफ़िकल्ट होता था वो आसान हो ओके सर। अच्छा सर, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूला होता है किसी चीज़ को भी सॉल्व करने का, आप टीचर भी हैं, हाउस मास्टर भी हैं, तो मैं एज अ टीचर आपसे आप एक टीचर से पूछ रहा हूँ कि उस फॉर्मूले को आप अपने स्टूडेंट्स पे कैसे अप्लाई करते हैं? फॉर्मूला क्या बेसिकली, जैसे सर लोग बोल रहे हैं कि सर ने कहा कि हम एक इवेंट, एक हमारे पास जैसे हाउस कैप्टन्स हैं, वाइस कैप्टन्स हैं, प्रीफेक्ट्स हैं, तो हम सभी एक एज अ टीम वर्क काम करते हैं। कोई बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। हम टीम वर्क की तरह काम करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम किस तरह से हर उस बच्चे के पास तक पहुंच पाएँ जो जिस एक्टिविटी या फिर इवेंट में बेहतरीन कर सकता है। ऐसा भी होता है कि कई बार हमें बहुत से ऐसे इवेंट मिलते हैं जहाँ पे हमें उस लेवल का बच्चा नहीं मिलता है, बट हमारी टीम जो होती है, टीम वर्क होता है, वो टीम वर्क ही उस बच्चे को मोटिवेट करके उस पर हम काम करते हैं। काम करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करके वहाँ तक पहुँच जाता है। अच्छा सर, मैं एक टीचर से पूछ रहा हूँ, मतलब हाउस मास्टर से नहीं। तो जब आप क्लासेस लेते हैं तो उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं। जो मतलब टॉपर रहता है उसे एक बार में समझा तो समझ जाता है, एक जो बच्चा होता है उसे शायद 10 बार समझाओ नहीं समझ पाता। तो आप दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? ये हर बच्चे के लिए एक अलग टीचिंग मेथड है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत से ऐसे जो बहुत तेज़ बच्चे होते हैं, वो बहुत ग्रैप्स करते हैं, तो उनकी टीचिंग मेथड अलग है। और जो बच्चे बहुत जल्दी ग्रैप्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम लोग करते क्या है कि मतलब उनके साथ हमें बेसिकली बैठना पड़ता है कि बेसिक्स पे काम करना पड़ता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अलग से उनके साथ बैठना, अलग से हर एक क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना। तो मतलब वही चीज़ जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जैसे वहाँ पे हम इवेंट्स में जो काम कर रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला हमें टीचिंग में भी लगाना होता है। तो दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही हैं, क्योंकि हर बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। जैसे आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, शायद किसी और एक्टिविटी में अच्छा हो। तो हमें बस वहाँ से देखना होता है कि इस बच्चे का जो बेस है उससे हम काम करें, बेस पे काम करें, उससे हम परफॉर्मेंस अच्छी निकालें, और प्लस हमें उसे मोटिवेट करना होता है, मतलब एक बिलीव दिलाना होता है मेन कि किस तरह से वो किस अदर फील्ड में अच्छा कर सकता है। अच्छा सर, एक टीचर के हिसाब से नंबर ज़्यादा मायने रखते हैं कि बच्चे को, मतलब 95 कोई बच्चा ला रहा है, क्या वो परसेंटेज जो होती है उस बच्चे को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है? नेवर। मेरा मानना ये है कि मार्क्स तो मतलब किसी भी कॉलेज में पहुंचने के लिए या फिर किसी पद पे पहुंचने के लिए आपको मार्क्स की थोड़ी बहुत आवश्यकता है, बट अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी से बोल नहीं पा रहे हैं अपने आप, मतलब आप कहीं पे, जैसे आप सपोज़ कर लीजिए आप मार्क्स के दम पे अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, बट अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, अपने प्रोजेक्ट को आप डिलीवर ही नहीं कर पाए। अगर आप ये सब कहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देखा जाए नॉलेज होने के बावजूद भी मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। तो कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप आप नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में आप कितने भी अच्छे, कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने में होता है, बट वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है जहाँ पे उसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आज के समय के हिसाब से स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, अगर बच्चा उसे पार्टिसिपेट करता रहता है, क्योंकि स्कूल एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का, क्योंकि स्कूल ही है जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। आई थिंक 15 ईयर्स वी स्पेंड, तो 15 साल स्पेंड करने के बाद एक स्कूल ही ऐसा इन्वायरमेंट है। एक तरह से आप कहें कॉलेज लाइफ अलग है, और स्कूल में आप हर उस टीचर से मिलते आ रहे हो। एक होता नहीं, प्राइमरी लेवल से लेके आप जूनियर लेवल से लेके आप सेकेंडरी हाई सेकेंडरी पे आप जाते हो, जब वहाँ तक पहुँच रहे हो तो हर टीचर आपको देख रहा है और आप भी समझ रहे हो कि हमारे अंदर कमियाँ क्या थी, और उस कमियों पे काम करते 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 एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी स्किल्स पे ज़्यादा काम करें। मार्क्स क्या है? मार्क्स सिर्फ एक जरिया है, बट अगर आपको कहीं पहुँचना है तो आपका माइंडसेट और आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्किल से आपको पहुँचाएंगे। किसान सर, जो मैंने सवाल रजत से पूछा वही सवाल आपका भी है कि मतलब क्या कोई बच्चा जो अच्छे नंबर ला रहा है, क्या सचमुच उसे जस्टिफाई कर सकता है? अगर हाँ तो उसका भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अगर ना तो उसके भी एग्जांपल्स हैं। तो आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं, मार्क्स मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने अंडर अचीवर्स बच्चे ज़्यादा पढ़ा है। मुझे कभी नहीं लगा जो बच्चे 95% या 98% ला रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। जो अंडर अचीवर्स बच्चे होते हैं उनमें मेहनत हमें करना ही करना है, क्योंकि वो अगर फेल हो रहे हैं तो वो हमारा फेलियर है। ठीक है, तो मुझे ऐसा हमेशा ही लगता है कि जो अंडर अचीवर्स बच्चे हैं उनको एक्टिव करने का काम या उनको अच्छा करने का काम हमारा ही है, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। 95-98% वाले को हमें कुछ बताने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अटेंटिव ऑलरेडी है, दैट्स वाई ही इज़ गेनिंग 95% एंड 98%। तो मुझे नहीं लगता। अच्छा सर, एक टीचर के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा किसको आता है? एक जो सबसे अच्छा है उसे, कि जो सबसे नहीं, जो नीचे सबसे है? उसी को तो पढ़ाना है। जो सबसे नीचे है, जो सबसे ऊपर है वो ऑलरेडी ही सब कुछ समझ रहा है, दैट्स वाई ही इज़ गेनिंग मार्क्स ना।
तो जो सबसे नीचे है उसको ही पढ़ाने में मज़ा आता है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि ऐसे सर नंबर जब जिसके आते हैं, जैसे मान लीजिए जो 90 ला सकता था वो 90 लाया, पर जो 80 भी मतलब 60 भी नहीं ला सकता वो 70 लाया, तो आपको खुशी किसमें होगी? बिल्कुल अप्रिशिएट मैं करूँगा 70 वाले को। क्यों? क्योंकि वो ऊपर गया, उसने गेन किया कुछ। वो 50 मुझे मेरे हिसाब से तो वो 60 से भी नीचे था ना, वो 70 पे गया। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अप्रिशिएट करूं। अगर मैंने उस दिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर वो नीचे जाना शुरू कर देगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो लाइफ का होता है ना, वो अप्रिशिएशन होता है। आपको कभी भी अप्रिशिएट कर दिया गया एक छोटी सी चीज़ की, वो आपके दिमाग में रह जाएगी कि सर ने या मैम ने मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करा था, तो मुझे इसके लिए आगे जाना ही जाना है। अच्छा मयंक सर, आप मैथ्स के टीचर हैं और लोग कहते ही हैं कि मैथ्स सिर्फ गिराने का सब्जेक्ट है, क्या ये सच है? मुझे वो लोग जानने जो ये कहते हैं गिराने का सब्जेक्ट है। मेरा ये मानना है कि मैथ्स पढ़ के आप और ऊंचा जाते हैं, आपकी सोचने की क्षमता नॉर्मल से बेहतर हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद मेरा मानना है कि आप और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करता है। सर कैसे बहुत बच्चे होते हैं जो 10th के बाद कहते हैं नहीं भाई अब मुझसे मैथ्स नहीं झेली जाएगी? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, तो आप बेहतर समझते हैं कि आप सबसे कठिन चीज़ को छोड़ दें। शायद वो आगे जाके बेहतर हो सकती थी, पर वो सोचते हैं कि अगर हम कठिन चीज़ों को छोड़कर एक आसान रास्ता अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये सबसे बड़ा रीज़न है बच्चों का कि बच्चे एक आसान रास्ता अपनाने के लिए कठिन रास्तों को छोड़ देते हैं, और आखिरकार कठिन रास्ता अपनाना शायद बाकी जो पल होंगे उनके वो और बेहतर हो सकते। सर क्या आपका 11th में मैथ्स लेने का यही एक था कि मतलब आपके मन में पहले से ही था कि नहीं मैं कठिन नहीं, मेरा मैथ्स लेने का तो एक अलग ही कहानी है पूरी। क्या? क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरा 10th बहुत एवरेज गया था, तो आई हैव टू प्रूव कि मुझे कुछ बेहतर करना है, और बेहतर करने के लिए मुझे मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने वो मैथ्स इसलिए ली थी क्योंकि मुझे होता है ना, बच्चों के अंदर एक होता है कि मुझे शो करना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे लगा मैथ्स एक सबसे बेहतर सब्जेक्ट है मेरे लिए, जिससे मैं चीज़ों को और बेहतर बना सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, और आगे चल के मुझे लगता था कि मेरा फ्यूचर और बेहतर हो सकता है उससे। और मैथ्स मुझे इसलिए बेहतर लगती है क्योंकि आप अगर एक चीज़ समझ जाते हैं तो आप उसको रिवाइज ही कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है उसमें कुछ। अगर आपके पास एक पेन और एक कॉपी है तो आप बैठे बैठे 100 सवाल लगा सकते हैं बिना अपनी जगह से उठे हुए। आपको बोर कभी नहीं होंगे मैथ्स, या मानते होंगे क्योंकि आप एक खुद मैथ्स के छात्र हैं, और अगर आप बैठ के पढ़ते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा कि एक सवाल होने के बाद अगला सवाल जब होता है ना, वो खुशी बहुत अलग होती है, और इससे आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे 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 खुद से बढ़ने लगता है। अच्छा सर, कई पीसीएम में ऐसे मतलब बच्चे देखने को मिलते हैं जो फैमिली प्रेशर की वजह से आते हैं, पीसीएम लेना पड़ता है कि नहीं आर्ट्स तुम नहीं लोगे तुम पीसीएम ही लोगे। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ इन चीज़ों के, कि ये ज़रूर पूछना चाहिए बच्चे से कि क्या वो उसको पढ़ना चाहता है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ बिना इंटरेस्ट के नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उसमें बेहतर करने के लिए बहुत से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको क्लास में एग्जांपल देता हूँ ना, कि जैसे कि आप क्लास में बैठते हैं और लाइट चली जाती है, बहुत गर्मी होती है, बच्चों को हर 2 मिनट में गर्मी लगती है, सर बहुत गर्मी हो रही, पसीना हो गया सर, क्योंकि वो शायद क्लास में बैठना नहीं चाहते हैं। सेम उसी के नेक्स्ट पीरियड के बाद सारे बच्चे ग्राउंड चले जाते हैं, बहुत धूप होती है ना, क्या कोई बच्चा कंप्लेन करता है? क्योंकि उसको उस ग्राउंड में जाकर खेलने का इंटरेस्ट है। तो मेरा मानना है कि ये पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगा, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसको उसमें भेजिए, अगर नहीं है तो एक बार उसकी काउंसलिंग ज़रूर कराएं। काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आप कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। अच्छा सर, मान लीजिए जैसे आपने अगर पुराने दिनों में जाएं तो आपका मन नहीं होगा, मान लीजिए कि आपका मन नहीं है मैथ्स लेने का, तभी आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तब उनको कैसे मनाएंगे? तो यही तो जरिया है ना। मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, मेरा काम है कि वो मेरे माता पिता है ना, तो मैं इतना भी अगर नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने माता पिता समझा नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और आप मतलब मेरा काम है उनको मनाना। ये मेरा पहला एक स्किल मेरा काम आएगा कि अगर मैं अपने माता पिता को समझा सकूं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं और मुझे ये नहीं करके मुझे कुछ और करना है, अगर मेरा विज़न उस समय क्लियर होगा तो मेरे पेरेंट्स का विज़न अपने आप क्लियर हो जाएगा। सब डिपेंड करता है कि विज़न क्या है उस समय। अगर मेरे घर वालों ने मुझसे कहा मैथ्स पढ़ लो, पर मेरा विज़न नहीं है ना उसके लिए, उनका विज़न है बीटेक करेगा, बट मेरा नहीं है, मुझे सीए बनना है,
या मुझे कोई और फील्ड में जाना है, तो मैं अपना विजन क्लियर करूँगा ना। विदाउट क्लियरेंस तो घर वाले तो आपको बोलेंगे ना ले लो, तो आप कहोगे जी हम ले लेंगे। तो विजन, अपना भी तो विजन होना चाहिए ना। आपने देखा होगा आजकल बच्चों को, मैं 10th में पूछता हूँ बच्चों से कि आप बड़े हो क्या करोगे, तो जवाब जब ये आता ना, सर सोचा नहीं, सर कुछ नहीं किया। तो जब वो नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स फोर्सली इसको दे देते हैं। प्रदीप सर, इस बार का जो रिज़ल्ट गया, जो टॉप के मेरे ख्याल से बायो की थे, सर बायो की तो थे मेरे ख्याल से, बायो के थे। आपने ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई? नहीं मतलब जैसे सर लोगों ने बोला कि हर स्टूडेंट्स का IQ लेवल सेम नहीं होता है, और हर बच्चे के लिए हमें अपनी टीचिंग जो मेथोडोलॉजी होती है वो चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चा टॉप कर रहा है तो टॉपर बच्चा अप्रॉक्सीमेट हम टीचर से जो गेन करता है वो 80% नॉलेज गेन करता है। 80% से अबव जो उसका स्कोर होता है वो अपनी हार्डवर्क होता है, उसका डेडिकेशन होता है, उसकी कंसिस्टेंसी होती है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, टाइम मैनेजमेंट है और उसकी स्मार्ट स्टडी है। एक होता है हार्ड वर्किंग स्टडी, एक हार्ड वर्कर होता है, एक स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो हार्ड वर्कर मतलब क्या होता है? लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, कोई प्लान आउट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कुछ नहीं है, बस पढ़ाई जा रहे हैं। तो वो मार्क्स ला के आप पास तो हो सकते हैं, मतलब 50% to 60% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर उससे अबव स्कोर करना होता है तो उस बच्चे के लिए आपको या हम टीचर को गाइड करना पड़ता है कि 80% तक तो आपकी अपनी मतलब हमने पढ़ा दिया, नॉलेज दे दिया। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि बच्चे का कि मतलब कैसे परफॉर्मेंस उसका है, कैसे कर रहा है, मेहनती है कि नहीं है। तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करते हैं, ठीक है। और गाइड करने के साथ साथ हम उसे पहले तो मतलब ना कोई चीज़ सडनली नहीं देते, हम उसको मतलब धीमे धीमे क्वेश्चंस PYQs सॉल्व कराते हैं, ठीक है। फिर उसे हम मतलब सम टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड देते हैं, अच्छा कर रहा है तो सम टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड देते हैं, हम सैम्पल पेपर देते हैं, बुक्स दे देते हैं, जो ताकि जो उसके बोर्ड एग्जामिनेशन के इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प कर सके। और फिर हम उसे गाइड करते हैं। गाइड करते करते मतलब उस बच्चे के को हम इतना कंफर्ट जोन देते हैं कि बच्चा आके हमसे अपने जो भी डाउट्स हैं, नॉट ओनली इन स्कूल, घर के टाइम पे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल करके, जब भी, क्योंकि मोस्टली होता है कि प्रैक्टिकल के बाद बच्चा का मतलब जनवरी का जो मंथ होता है वो प्रैक्टिकल निकल जाता है, फेब से थोड़ा टाइम तो मतलब बच्चा स्कूल नहीं आता, हमारे कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो मतलब वो घर पे जाके हमसे हम फ्री जोन देते हैं उसको कि हमें फ्री मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट क्लियर सकते हो। और फिर हमें लग जाता है कि मतलब अगर ये बच्चा 12th में अच्छा परसेंटेज दे सकता है तो हम अपनी क्लास को 3 ग्रुप बांट देते हैं, मोस्टली टीचर्स करते हैं। एक जो अबव स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक, जिसमें आप कह रहे हो कि 90 अबव वाले बच्चे आते हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं। उनके लिए हम अलग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, ठीक, उन्हें अलग PYQ सॉल्व कराते हैं, उन्हें अलग क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी हम डेवलप करते हैं। दूसरे बच्चे हमारे पास आते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, तो हमारा पर्पज़ क्या होता है कि ये बच्चे मतलब जो बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे, तो हर सब्जेक्ट में कुछ अपने ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत टफ नहीं होते। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे इन माई सब्जेक्ट इन बायो क्लास 12 की बात करो तो 13 चैप्टर है, आउट ऑफ 13 चैप्टर्स मतलब 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल कंटेंट है। मतलब वो चैप्टर ऐसे हैं कि बच्चा चाहे तो उसको रटाया जा सकता है। मतलब वो अगर 9 चैप्टर कंप्लीट करता है तो बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 70 में से 40 मार्क्स गेन कर सकता है। तो हम उन बच्चों को जो 5 चैप्टर्स टफ चैप्टर्स है उनको नहीं पढ़ाते, आप छोड़ दो इसको, आप ये 9 चैप्टर्स पढ़ो ताकि आपको पास होना है, ठीक। मतलब 40 मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से आप 40 नहीं स्कोर पर 35 स्कोर कर लो, 35 प्लस जो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हो, ठीक ठाक आपके 60, 65, 70 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। फिर बच्चा पास सबसे ज़्यादा सफ़र करता एवरेज बच्चा, मेजॉरिटी ऑफ क्लास जो बच्चा होता है वो एवरेज बच्चा होता है, ठीक है। फिर लेकिन हम उनके लिए कुछ उनसे ज़्यादा मेहनत कराते हैं, हम उनसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, हम उनके लिए अलग स्टडी फॉलो करते हैं ताकि वो बच्चा कि अगर वो 50% ला रहा है तो हम उसको बूस्ट करके मतलब 70 या 80% तक उसको ला सके। वो बच्चा ऐसा अगर बार बार प्रैक्टिस करने बार बार पीछे पढ़ते हैं तो बच्चा बूस्ट होता है, वो इम्प्रूव करता है वो। अच्छा सर, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ये क्या डिवाइड करना सही है कि मतलब बच्चे को उनकी पढ़ाई के हिसाब से डिवाइड कर देना? नहीं, ये डिवाइड करना सही नहीं है और डिवाइड किया भी नहीं जाता है। लेकिन अंकुर, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि एट द एंड पूरे साल बच्चा हमारे पास क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है, क्लास 12 तक आ गया, हमने कभी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, आप एवरेज हो, आप बिलो एवरेज हो या आप एवरेज हो, ठीक है, कभी नहीं करते। हालांकि जो बच्चा नीचे होता है हम उसको बूस्टअप करते एट द क्लास 12 तक आते हम उसको ठीक ठाक ले आते हैं। लेकिन एट द एंड जब मुझे लग रहा है बोर्ड एग्जाम आने वाला है, 2 महीने बचा है, ठीक है, और इस बच्चे की परफॉर्मेंस, इन बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इन बच्चों को बोर्ड एग्जाम आता है, तो आप भी बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, थोड़ा डर लगता है,
डर सताता है कि कहीं पे फेल ना हो जाए। तो हम उनका इस डर को रिमूव करने के लिए, उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम का फियर होता है, हम इसको रिमूव करने के लिए हम उनका मतलब सम टाइप की काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग की हेल्प से हम पता करते हैं कि बच्चा डर रहा है, इसको एग्ज़ाम फोबिया है या कुछ हो, तो उसके बेसिस पे मतलब हम बच्चों की मतलब अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो हमको लगता है कि हम इस बच्चे का जो ज़्यादा टाइम इसको दे रहे थे, ये बच्चा हार्ड वर्कर अपने आप कर सकता है, तो इसको गाइड करें और इसका जो टाइम बच रहा है ना, हम इस तक का टाइम उस बच्चे पे यूज़ करें, यूटिलाइज करें जो बच्चे को मतलब थोड़ा सा एग्जाम का फोबिया है, जिसको डर सता रहा है कि मैं कहीं 12th क्लास या बड़ी एग्जाम फेल ना हो पाऊँ। तो हम मतलब वो एक टाइप कहते हैं मतलब हम वो मतलब डिवाइड नहीं करते, हम अपनी मतलब हमारी जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी होती है ना, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हम सबको एक साथ अगर सबको एक ही तर्जुम तोलेंगे ना तो नहीं हो सकता है। तो हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी अपनी अलग होती है, वो टीचर्स के अंदर इनबिल्ड रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई क्लास अलग कर देता है, मतलब वो हम हमारी स्ट्रेटजी अलग होती है। स्ट्रेटजी है। मोटिव ये होता है कि मतलब जैसे किसी को 10 क्वेश्चन लगवाने हैं, किसी को वही काम 3 क्वेश्चन में हो जाएगा, तो वही बात है ना, किसी कोई दौड़ रहा है, कोई भाई किसी की एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से हम उन्हें अलग नहीं कर रहे हैं, बट हमें देना तो पड़ेगा ना उतना कंटेंट या फिर उतना मतलब टाइम उन्हें देना पड़ेगा, तो उस वजह से हम बच्चों के साथ डिवीज़न करते हैं, बस इतना होता है बस ये। अच्छा मयंक सर और प्रदीप सर, आप दोनों मतलब होता नहीं कि फिज़िक्स केमिस्ट्री में वो मैथ्स और बायो बस अलग होती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री सेम रहती है। सर ऐसा कभी आपके साथ हुआ नहीं कि कोई बच्चा आता है कि नहीं मैं पूछूंगा, क्या हमारे जो पढ़ा रहे उनको आता है क्वेश्चन, वो हायर लेवल के क्वेश्चन ले आते हैं उनको बच्चे को देख के गुस्सा नहीं लगता कभी? नहीं पता है मतलब गुस्सा जैसे क्या होता है, कुछ बच्चा मुझे पता है, जैसे मयंक ने बोला कि हम बच्चे से क्लास 10 में पूछते हैं तुम्हारा गोल क्या है, एम क्या है, और फिर 11 बच्चे आने बाद हमें स्पेसिफिक हो जाता है कि बच्चा अपना गोल ओरिएंटेड है कि नहीं है, कि जितना उसने जो मुझे अपना गोल बताया है उस गोल के लिए अपना वो मतलब प्रॉपर प्लानिंग है उसकी कि नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि मतलब बच्चा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी टीचर को जज करने के लिए क्वेश्चंस ले आते हैं। हाँ, मैं आपको मतलब एक चीज़ बता दूं, मतलब कोई भी ऐसा गैजेट्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है जो आज के इस मॉडर्न टाइम में भी टीचर को रिप्लेस कर दे। ठीक है, शायद मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार होता है, लेकिन हर टीचर अप्रॉक्सीमेट, जब मैं अपनी बात को सर लोग की बात करूँ तो सर हम 10 साल से बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम ही करा रहे हैं। और आपके पास अपना एक माइंड होता है, हम क्लास में हर रोज़ अगर एक क्लास की बात को 35-40 बच्चों के माइंड के साथ हम मतलब सामना करते हैं, उनका फेस करते हैं, और हर बच्चे के मन में अलग अलग क्वेश्चंस आता है। तो ये लगता है कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम टीचर से कितना भी टफ क्वेश्चन पूछो, हमें खुशी होती है कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है, हम आपके क्वेश्चन से बता देंगे कि आप हमको जज करने के लिए आए या आपकी अपनी प्रॉब्लम से। ठीक है, अगर वो आपने अपनी स्टडी की है, आपने फेथफुली अपना काम किया है और आपको डाउट आए, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब हमें लगता है कि बच्चा अच्छा कर रहा है, और जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन जवाब हमारे पास तुरंत हो, इंस्टेंट हो, क्योंकि आप जानते हो कि मतलब स्कूल में अगर आप वैरायटी ऑफ क्लास पढ़ा रहे हैं तो कई बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे ठीक है मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहता, मतलब हर चीज़ के लिए एकदम कंसर्न नहीं रहता है, तो हो सकता है कई बार थोड़ा, लेकिन हाँ ये लगता है कि वो क्वेश्चन अगर आपने उनसे पूछा और अगर आपका क्वेश्चन मैंने उस समय होल्ड किया है तो यकीन मानिए वो टीचर, उस टीचर की लाइफ में वो क्वेश्चन जीवन पर्यंत याद रहता है कि अंकुर ने मेरे क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसका ऑन स्पॉट जवाब नहीं दिया था। ठीक है, तो मतलब वो हमें ऐसा लगता है, किसी बीइंग टीचर किसी को भी ऐसा लगता हो बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, कुछ स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं, बच्चा टीचर को जज करने के लिए आता है। अब डिपेंड करता है कि आप जिस समय हमसे क्वेश्चन पूछने आए वो क्वेश्चन हालांकि आउट ऑफ सिलेबस हो, डिपेंड करता है कि हमारा उस समय मूड कैसा है। कई बार आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के जवाब बहुत अच्छे देते हैं, ठीक है, और कई बार आप हो सकता है मुझे लगता है कोई बात नहीं, बच्चे का बायो स्ट्रीम नहीं है, मैथ स्ट्रीम से, लेकिन बायो क्वेश्चन पूछने आया है तो ठीक बता देते, कहीं ना कहीं से काम ही आया होगा, इसके मन में क्यूरियोसिटी आई होगी क्वेश्चन पूछने के लिए, और उसने इतने टीचर्स में अगर हमें ऑप्ट किया है इस क्वेश्चन पूछने के लिए सिलेक्ट किया है, तो मतलब हमारे लिए प्राउड की बात होती है। और मतलब मेजॉरिटी ऑफ 99% बोलो तो कभी टीचर को अग्रेशन नहीं आता क्वेश्चन पूछने पर। हाँ, कभी 0.12% आ जाता है, डिपेंड करता है कि वो माहौल कैसा है, किस समय कैसा सिनेरियो है, कितनी क्लास लेके आ रहा है, ठीक है, किन किन बच्चों से फेस करके आया, तो चीज़ें होती है। बाकी अदरवाइज टीचर हमेशा ऑफर करता है बच्चों कि हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए। मयंक सर आपका क्या ओपिनियन है? मैं जो ओपिनियन देने वाला था उसको बहुत बेहतर तरीके से प्रदीप सर ने समझा दिया। अच्छा लगता है कोई बच्चा अगर पूछ रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छी चीज़ है। जज करने के लिए पूछना तो और अच्छी चीज़ है, कम से कम ये समझ में आ जाएगा ना कि टीचर को क्या और मेहनत करनी पड़ रही है, हाँ उसका बिलीव स्ट्रांग हो जाएगा, उसको लगेगा कि ठीक है वो जज करना है कि अब तक अगर उसके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, वो और अब चला जाएगा, क्योंकि वो मुझे जज करने आया था। और अगर मैं नहीं बता पाया
तो शायद उसको लगेगा अरे सर को नहीं आता है, बट मेरा उस वक्त ये काम है ना कि मुझे उसको दोबारा पढ़कर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर कर उसको दोबारा क्लियर करवाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है बच्चे को, क्योंकि बच्चा मेरे से पूछने आया है। तो जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक मुझे उस क्वेश्चन पे मेहनत करनी पड़ेगी, इवन तो मुझे अपने सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी चीज़ है, पूछना ज़रूरी है। अच्छा रजत सर, मुझे पूछना है कि जैसे जो बच्चा रहता है पूरे साल भर की मैं तो पढ़ाई से मैं भाग रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, और वही बच्चा अभिव्यक्ति या आरोहण में सामने आता कि इसने फर्स्ट आया, तब वो मतलब खुशी रहती कि नहीं ये पढ़ नहीं रहा, ये काम अच्छा कर रहा है। देखिए एक बात सिंपल सी बात है, मैं फिर पहले भी कह चुका हूँ आपसे, हर इंसान अलग अलग चीज़ के लिए बना हुआ है। तो अगर हर इंसान अलग चीज़ से बना हुआ है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे सब बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते, तो कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ स्किल एक्टिविटी में अच्छे हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेरा पर्सनल है कि मैं पूरी एफिशिएंसी के साथ रहता हूँ कि चलो अच्छी बात है, ये लाइफ में कुछ करेगा। अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो कम से कम हाँ बेसिक्स तो सबके पास है भाई, 10th 12th इंसान कर ही लेता है, उसके बाद बेसिक्स तो क्लियर है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बाद ही अदर फील्ड में भी अच्छा कर पाएगा। तो ये उसको तो मैं 100% डिफरेंस के साथ लेता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा थोड़ा सा मजाक में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो जब तक आपके हाउस में है तब तक तो अच्छा लगता है, अभी वही कंपटीशन के हाउस में जैसे आप जैसे प्रॉस्पेरिटी के ये विक्ट्री रेडियंस विजडम में हो तब तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि वहाँ पे देखिए अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो हर इंसान अपने प्रतिद्वंदी के बारे में थोड़ी नज़र और खबर तो रखता ही है। तो हाँ थोड़ा सा तो दिक्कत होती है कि भाई सिंपल सी बात है कि सामने वाला आदमी यहाँ पे और अच्छा कर सकता है, तो वही है कि बस बट अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हम बेस्ट है वो। अच्छा सर लास्ट टाइम जो हुआ था अभिव्यक्ति आरोहण, अभिव्यक्ति में तो खैर प्रदीप सर जीते थे, आरोहण में आप जीत गए थे। अभिव्यक्ति में आपने ऐसी कौन सी गलती की थी जो जीत तक नहीं ले जा पाई, पर आरोहण में वो गलती सुधारने से वो जीत मिल गई? लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ था वहाँ बच्चों से बीच में, दरअसल फर्स्ट टाइम इवेंट भी था अभिव्यक्ति, और हमें इतना अच्छे से पता भी नहीं था कि कौन सा बच्चा किस मतलब एक्टिविटी में परफेक्ट है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वही चीज़ हमने जब चेंज की, मेरे साथ किशन सर भी थे, तो जब हमने लैक ऑफ कम्युनिकेशन को हटाया तब हमें समझ में आया कि हाँ हम मतलब कहते हैं कि हम उस जगह तक पहुँच नहीं पाए हर बच्चे तक। जैसे प्रिंस की स्ट्रेटजी हमेशा रहती है कि बच्चों तक पहुँचना, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से हम लोग अभिव्यक्ति में रह गए। बट जब हमने उन्हें सुधारा और थोड़ा सा सपोर्ट बच्चों का मिला, एक टीम वर्क मिला, तो अपने आप आरोहण अपने आप अच्छा गया। अच्छा सर पिछले साल आप दोनों साथ में थे जी, आप कंपटीशन में हैं तो कैसा लग रहा है? कंपटीशन देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपटीशन हमेशा रहता है और होना भी चाहिए कंपटीशन। इससे कहीं ना कहीं हर इंसान सीखता है और हर इंसान चाहता है कि एक टीम वर्क रहे, साथ रहे हम लोग, बट वही ना कि कर नहीं सकते, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, कंट्रोल में नहीं है। अच्छा प्रदीप सर आप अभिव्यक्ति जीते थे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको अभिव्यक्ति में क्या थोड़ा सा आपके हाउस में हुआ नहीं कि हम तो जीत ही जाएंगे, तो फिर आरोहण में 3 ट्रॉफी आएगी? नहीं एक्चुअली अंकुर मैं हाँ जब सेशन स्टार्ट हुआ और जब हमें इन्फॉर्म किया गया कि नाउ दिस ईयर ऑनवर्ड्स देयर आर 3 ट्रॉफीज़, आपके पास 3 टूर्नामेंट्स हैं, 3 ट्रॉफीज़ हैं, तो इसी हॉल में बैठ के मैंने ही बच्चों से बोला था कि मेरी जो अपनी प्लानिंग थी, मैं टीचर्स मेरे भी थे, मैंने बोला था कि ये शायद ऐसा है, बहुत अच्छा ये टाइम है कि हम तीनों ट्रॉफी जीतेंगे इस बार, और तीनों ट्रॉफी जीतने के बाद सोचा था कि मैं यहाँ से फिर हाउस मास्टर को अलविदा कहूँगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि मेरे कम्पिटिटर इतने शानदार हैं और जो मुझे अपना साथ छोड़ने देंगे, नहीं तुमको रहना है क्योंकि तुमको हमारे साथ काम करना है। हाँ होता है कई बार, मतलब जब आपके पास इतने बेहतरीन बच्चे हों, आपके पास इतनी बेहतरीन आपके पास सपोर्टिव टीचर्स हों, और आपके पास इन सबसे बेहतरीन आपके पास काउंसिल मेंबर हो, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो। और मैंने पहले ही बोला कि मतलब जैसे लास्ट ईयर से क्या चल रहा है, हमारे पास एक कमेटी बन गई है, कमेटी बहुत हेल्प करती है और ये बहुत अच्छा स्टेप है स्कूल का। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सभी लोगों को जिसने आइडिया दिया। तो मतलब जब आप कई बार ना, ऐसे कई बार आप अंकुर क्लास में भी टीचर पढ़ाता है आपको, और आपके क्लास में हर बच्चे कोई टेस्ट लिया गया और टेस्ट में अगर क्लास में हर बच्चा 80% अबाउट स्कोर कर रहा है, तो ये टीचर्स के मतलब एक थॉट डेवलप हो जाता है कि यार गजब बैच हमारा, ये इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम ये सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमें आप पे ट्रस्ट है। सेम चीज़ जब मैं पूरे मतलब जब बच्चों को मैं देखता था, तो बच्चों की परफॉर्मेंस जैसे उनकी प्लानिंग थी, या मैं जब टीचर्स में लिस्ट बना रहा था, तो मैं देख रहा था कि मतलब लिस्ट में मतलब मेरी जो नॉट इन ऑल हर जगह तो मतलब आपको सारे सुपीरियर बच्चे मिले ऐसा नहीं था, लेकिन
मैं देख रहा था कि मतलब मेरे पास जो बच्चे आ रहे थे, हमने जिनका ऑडियंस ठीक है ऑडिशन कराया या हमने जिनका मतलब ऐसे प्री टेस्ट कराया, परफॉर्मेंस कराई, तो लग रहा था कि मतलब ये चीज़ें है, मतलब जो मैंने ड्रीम देखा है वो मतलब इस साल शायद पूरा होगा। और फिर हर चीज़ के लिए मतलब मेरे पास जो कैप्टन थे, हर चीज़ के लिए मुझे इन्फॉर्म करना, टीचर्स का सपोर्ट मिलना, इवन जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें कहीं पे डाउट होना वो फ्रीली आके हमसे डिस्कस कर पाना, हमसे व्यक्ति के बारे में पूछना कि सर कैसे क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे होगा, थोड़ा सा वो तो उनको लगता था कि मतलब वो हमसे सीख रहे हैं, लेकिन सच बताओ तो मैं उनसे बहुत चीज़ सीख रहा था और मैं उन्हीं से सीखी हुई चीज़ें मैं अदर बच्चों में इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे मतलब काफ़ी ये नहीं था कि सारा का सारा क्रेडिट गोज़ टू हाउस मास्टर्स, नॉट। हाउस मास्टर काम 30% था, बाकी 70% जो एफर्ट था वो बाकी आपके साथ जो सपोर्टिंग टीचर्स थे, आपके बच्चे थे, आपके काउंसिल मेंबर थे, उन सब का था। और अगर आपके साथ मैं कहता हूँ ना, मतलब भले मैं आरोहण नहीं जीता, व्यक्ति जीता, लेकिन हाँ अगर ऐसी इतनी बढ़िया ब्रिलियंट टीम आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट टीचर्स रहेंगे, तो कि मतलब वो दिन कभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत जल्दी वो दिन आएगा जिसमें आप तीनों ट्रॉफी जीतें। वो मैं हो सकता हूँ, वो विक्टम हो सकता है। अच्छा विक्की हो सर, सकता है। जैसे आपने कहा था कि अगर मैं 3 ट्रॉफी जीत जाता तो ये हाउस मास्टर की पदवी से मतलब रिटायर हो जाता। सर अगर आप सचमुच तीनों ट्रॉफी जीत जाते तो सचमुच क्या रिटायर? हाँ मतलब कई बार होता ना कि जैसे मतलब ये अगर स्कूल में आपके फर्स्ट टाइम कोई टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है और उस ईयर से स्टार्टिंग है, आपके पास के 3 ट्रॉफी होंगे और आप उस पहले ही साल का, ठीक है, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन हुआ है कि सीएम साहब बने हमारे नए विजय थालापति, ठीक है, एंड आई थिंक हर कोई उनको पसंद कर रहा है क्योंकि उनकी जो पार्टी बनी थी वो भी रिसेंट बनी थी और फर्स्ट टाइम वो सीएम बन गए। तो अगर आप कोई चीज़ पहली बार स्टार्ट हो रही है और आप उस मतलब उन तीनों कोई चीज़ स्टार्ट हुई और आपको ही वो क्रेडिट मिल रहा है, आपके सर पे उतार जा रहा है, तो आपके लिए शायद उससे बड़ा प्राउड मोमेंट कोई नहीं हो सकता। उससे सुनहरा कोई मौका नहीं सकता है कि आप उस वहाँ से जिस पोस्ट है उस पर आप अगर अलविदा चाहते हैं तो वो सबसे शानदार जगह होती है आपकी। मयंक सर, आप लास्ट बार विक्ट्री हाउस जीती थी, अभी वो आरोहण सेकेंड लास्ट टाइम जीती थी, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि इस बार? गलती नहीं हुई थी, 4th आना गलत नहीं है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। सर पहली बार जीते हैं, है ना, मैं पहली बार 4th आया हूँ, क्या पता है मुझे इसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, इससे क्या पता मैं इस बार ट्रॉफ़ी जीत सकता हूँ, है ना। सर को 3 ट्रॉफ़ी ना जीतने पर मजबूर कर सकता हूँ कि आप और मेरे साथ कुछ समय तक रहे। गलतियाँ हुई थी, गलतियाँ ये थी कि ये व्यक्ति बहुत नया हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि ये 3 दिन का एक त्यौहार है जो स्कूल मनाने जा रहा है, और जितना छोटा वो शब्द है व्यक्ति, उससे बड़ा वो इवेंट था जिसमें हमें 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को देखना है। उसमें मैं जानता किनको, 9 से 12th को। काम सबने किया, हमने भी काम किया, मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सब टीचर्स ने, प्रीफेक्ट ने, कमेटी मेंबर भी जो थे, सब ने काम अच्छा किया। बट यही है ना कि किसी एक को फर्स्ट आना है और किसी एक को तो हारना पड़ेगा। तो बस यही है कि इस बार हमें नीचे से लेकर ऊपर तक समझना है कि लिस्ट में कोई गलती ना हो और बच्चों तक जाना है, मतलब हर एक बच्चे से हर एक बच्चे के पास से मुश्किल है जाना। इसी के लिए हमने अपनी पूरी टीम बनाई हुई है। हम हर एक बच्चे को समझे कि कौन किस में अच्छा है। हुआ क्या था कि कोई बच्चा जिंगल मेकिंग कर सकता है तो हमने उसको फैंसी ड्रेस में डाल दिया, मोनो एक्टिंग में डाल दिया। फ़र्क है ना, हर चीज़ का फ़र्क है। जैसे आप बहुत अच्छे एक्टर हो, है ना, आप अच्छी एक्टिंग करते हो, आप चीज़ें बहुत अच्छा बताते हो, बट मैं आपको आपकी एक्टिविटी से कि किसी और में डाल दूँ तो शायद आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप उसमें दे सकते थे। तो मुझे लगता है विक्ट्री हाउस में यही हुआ था। हमने बेहतर से बेहतर बच्चे को, जो उसकी एक्टिविटी थी, मतलब सबको नहीं, कई जगह ऐसी गलती हुई थी कि हम सही अच्छे को सही जगह नहीं डाल पाए, तो रिज़ल्ट तो आपके सामने था ही। किशन सर, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि गद्दी मिलने से ज़्यादा गद्दी पे बैठना मुश्किल होता है, मतलब समझते कि मुझे मिली ही नहीं सर मैं रेडियंस हाउस की बात कर रहा कि रेडियंस हाउस को लास्ट की जो ट्रॉफी थी वो मिली, क्या वो पदवी बना पाएगी रेडियंस हाउस? वो देखिए, पिछली बार मैं हाउस मास्टर नहीं था, संजीव सर थे। मैं हाउस मास्टर रहा पहले, मैं यहाँ तक आके एकदम चला गया, ठीक है। एक बार तो मैं 4 पॉइंट से ही हारा, शायद मयंक त्रिपाठी, द बेस्ट एथलीट ऑफ आवर स्कूल, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। रजत सर मेरे साथ थे तब,
उसका डिस्क्वालिफिकेशन होते देखा अपनी आंखों से, और उसकी वजह से हम सेकंड आ गए। हम आ रहे थे, फर्स्ट इवेंट था हमारा। फर्स्ट इवेंट था वो फर्स्ट इवेंट था, वहीं से हमारा डिस्क्वालिफिकेशन। बाकी टाइम हम हमेशा बढ़िया रहे, तो गद्दी मिली नहीं। संजीव सर ने जो धरोहर छोड़ी है उसको कोशिश करूँगा कि आगे बना के रखूँ। अच्छा, मतलब जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं, लगभग 9th से 10th, आप 6th से 7th 8th तक ऐसे, खैर आपने हमें 9th में भी पढ़ाया है। अच्छा सर, हर बच्चे से कम्युनिकेट करना, हर बच्चे की मतलब जानना कि किस चीज़ में है, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो उसे कैसे मैनेज करते हैं आप मेरे लोग? लिए थोड़ा आसान होता है, मेरा लॉट थोड़ा लंबा है। मैं इधर 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, नाउ आई एम टीचिंग 11th ऑल्सो। सो मेरा लॉट थोड़ा लंबा है, और मैं इन तीनों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार भी रहता हूँ। ये तीनों बोलेंगे, ये बहुत सपोर्ट है। मैं इन तीनों की हेल्प करने, और मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि ये हमारे सेक्रेड हार्टियंस हैं, तो हाउस मैटर करता है, जीतेंगे तो अच्छा लगेगा। बट मैं सेक्रेड हार्टियन वाली बात करूँगा तो मेरे पास थोड़ा लंबा लॉट है, तो मैं इनके नीचे वाले में हेल्प कर देता हूँ। अभी एक इवेंट हुआ था, खासकर प्रीफेक्ट भी, अगर प्रीफेक्ट भी बनना होता है तो ये लोग कॉल करते हैं मुझे कि सर ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो बच्चा मैं बता देता हूँ कि ठीक है। तो मतलब तलवार लटकी है तो मेरे ऊपर ही लटकी है। अच्छा, तो इस मामले में लंबा लॉट है। 12th ही पढ़ाते हैं, तो फिर ये छोटे बच्चों को मतलब जानना कि किस इनकी काबिलियत क्या है। देखिए, आप जानते से हमारी टीम होती है, टीम जैसे मैं हाउस मास्टर हूँ तो बहुत से टीचर्स भी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, 1st to 4th या 4th to 8 हर जगह पे टीचर्स हैं। तो जब भी कोई इवेंट होता है तो हम टीचर से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो ज़्यादा बेहतर जानता है इन कंपैरिजन टू मी। तो हम जब टीचर से कम्युनिकेट करते हैं तो टीचर हमारी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब वो टीम है हमारी, वही टीम है जो हमें एक अच्छा प्लेयर या फिर अच्छा एक अच्छा मतलब पार्टिसिपेंट देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, चीज़ों को आसानी से एनालाइज कर पाते हैं। हाँ, उसके बाद हम वही है कि जैसे वो क्या होते हैं आरोहण से पहले सर, वो ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स में भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। तो टीम सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से आसानी से काम हो जाता है। अच्छा सर, प्रिंसिपल मैम ने लास्ट बार कहा था कि जब हमने अभिव्यक्ति कराया तो हमें कई ऐसे चेहरे देखने को मिले जिन्हें हमने आज से पहले देखा भी नहीं था कि ये लोग कर लेते हैं, और जब वो सामने आए तो मतलब जो थे पहले उनसे अच्छा कर ले रहे थे। तो मैं सर, आपको कैसा लगा जब आप नए चेहरे को देखे? मैंने बहुतों को ऐसा देखा कि जो क्लास में कभी बोल ही नहीं पाते, बट वो जब सामने आए, उन्होंने बोला, तो वहाँ से लगा कि है इन बच्चों के अंदर कैलिबर है, बट वो शायद अपने को दिखा नहीं रहे थे। तो मुझे इसलिए अभिव्यक्ति का मंच बहुत अच्छा लगा। इसने काफ़ी बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। आज आप देखोगे ना कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं करने के लिए। मैं एज अ क्लास टीचर बता रहा हूँ, अपनी क्लास में ही मैंने बहुत बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे ऐसे देखे जो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि बहुत बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं, पेंटिंग ले लेते हैं, कैलीग्राफी करते हैं। उन्होंने जब देखा कि कैसे अभिव्यक्ति हुआ, उसका पूरा प्रोग्राम हमने देखा, गिफ्ट मिले हैं बच्चों को, प्राइजेस मिले हैं, सब कुछ देखा, बच्चों के अंदर बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया है। तो अब हर एक बच्चा चाहता है कि वो कुछ तो करे, इस अभिव्यक्ति में कुछ तो करे, ताकि लोग उसको पहचाने। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा मंच है, जिससे कि लोग बच्चे अपने को वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, और अच्छा ये है कि आगे जाके और बेहतर होंगे। अच्छा, क्या होता है, आरोहण में नंबर ऑफ़ इवेंट्स ज़्यादा हैं, तो हम मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट भी करा पाते हैं, जिससे मतलब कहीं ना कहीं आरोहण के मुकाबले अभिव्यक्ति में हमें ज़्यादा मौके मिल जाते हैं कि हम बच्चों से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ मतलब पार्टिसिपेशन करा सकें। ये भी एक पॉजिटिव आता है फीडबैक। प्रदीप सर, आप मतलब यही क्वेश्चन था कि आप नए चेहरे कैसे लाएंगे, कैसे लाते हैं मतलब सामने दिखाने को? अंकुर, अभी आपने एक दिन थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन पूछा था सर से कि सर आपके लिए मार्क्स कितना मैटर करता है, मतलब मार्क्स के बच्चे की लाइफ में क्या मतलब उसका असेसमेंट करता है, जज करता है बच्चा की पढ़। तो मैं एक बात बोलूँ तो मतलब मैं इस क्वेश्चन जवाब थोड़ा अलग ढंग से दूंगा कि स्कूल आपका वो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ की सीखी हुई चीज़ें आप यहाँ चीज़ें सीखते हैं, और यहाँ की चीज़ें सीखी हुई चीज़ें आप, जैसे सर ने बोला कि आप मार्क्स के बेसिस पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ले लेते हैं। लेकिन सर आज जो टाइम है ना सर, वहाँ पे सर्वाइवल करना, ठीक है, आप वहाँ पे जो चीज़ें आपने स्कूल में सीखी हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते अपने कॉलेज लाइफ में, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जाके आपको सीख नहीं पाते हैं ना। वहाँ पे आपके पास इतने कंफर्ट जोन टीचर्स होते हैं आपके पास, ना इतने अच्छे आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, और ना ही आपके पास इतने अच्छे कलीग्स होते हैं।
तो आप जो चीज़ें स्कूल में सीखते हैं आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लाइफ में अपने सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज का ऐसा सिनेरियो है, जो आज का टाइम है, आप पढ़ाई के बेसिस पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ जो हो रहा है वो स्किल बेस्ड हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि आप जो भी बच्चे सेकंड हार्टियन हैं उनके ये बहुत लकी हैं कि इनके स्कूल में वो सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो आपकी इन फ्यूचर आपकी कॉलेज लाइफ में या आपकी नॉट ओनली कॉलेज लाइफ, आपकी लाइफ में चीज़ें काम आने वाली हैं। अब आपने बात की कि सर कैसे किसी बच्चे का कोई नया टैलेंट डिस्कवर हो गया। हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे थे कि मुझे लगता था क्लास चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं आता इनको, ना पढ़ने में अच्छे ना कुछ करने में। लेकिन जब स्टेज पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, मोनो एक्टिंग हुआ, डम्सर आर्ट्स हुआ, मतलब अगर एक आधा टैलेंट निकल के आता तो शायद मेरे पास बच्चे का नाम होता। लेकिन सर वैरायटी ऑफ बच्चे ऐसे थे ना, नंबर्स ऑफ बच्चे ऐसे थे शायद जिनका इतना नाम मेरे को याद ही नहीं है। वो कई बार ऐसा था कि मतलब हमने कुछ बच्चों को, मुझे लगा ये तो किसी काम का नहीं, मतलब लगता ना कुछ नहीं कर रहे हो, इवेंट तो ख़राब हो ही रहा है, इसको दे देते हैं। मैंने उसको इंस्टेंट दिया ना, और अंकुर जी अगर वो बच्चा आपको उस इवेंट में इंस्टेंट देने के बाद आपको गोल्ड ला के दे रहा है ना, तो ये आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट होता है और ना भूलने वाला वो मेमोरीज होती है जो शायद व्यक्ति सदियों तक चलता जाएगा। लेकिन वो उस बच्चे ने जो परफॉर्मेंस दी थी आपको, जो उसका नया टैलेंट था, और उस व्यक्ति के बाद बच्चा इतना ज़्यादा बूस्टअप हुआ, इतना मोटिवेट हुआ ना कि उसके बाद उसने जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की, जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया, उसने हमेशा कभी हाउस मास्टर कभी टीचर कभी निराश नहीं किया। तो ये कह पाना मतलब कि एक दो बच्चा हो तो मैं नाम लेके बता पाऊँ, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर से नया टैलेंट डिस्कवर, जिनको शायद खुद ही नहीं पता था कि ये टैलेंट हमारे अंदर है, और अगर ये अव्यक्ति ना होता, जैसे कभी आप सोचिए कि अगर मैं अंकुर की बात करूँ तो एक बार स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, उससे पहले शायद अंकुर कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन जब उस पर एक नाटक हुआ था, राजा का रोल, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास 9 पढ़ाता नहीं था, क्लास 10 ऑनवर्ड्स पढ़ाते थे, तो मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था आपका टैलेंट, माइक वर्क नहीं करा, लेकिन आपने जो अपनी पर्सनालिटी दी ना वहाँ पे, जो परफॉर्मेंस आपने स्टेज पे दी ना, उस दिन के बाद से हमारे माइंड में मतलब एक अलग ही इमेज बनी आपकी। अंकुर मतलब हमें सुपर प्रिपरेशन करके जाना है। हाँ, मतलब जैसे नॉर्मल हमें कहीं डिबेट करना होता है, नॉर्मल मीटिंग मतलब कहीं पे डिबेट करना होता है या कहीं पे कन्वर्सेशन करना होता है तो हम चले आते, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता था अगर हम सबको अगर ओरिएंट अगर अंकुर कर रहा है तो हमें भी सुपर प्रिपरेशन करने जाके अपने पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। और वो चीज़ मतलब है ना कि मतलब अब उस दिन के बाद शायद आपको भी लगा, और उसके बाद हमने देखा कि आप में डे बाई डे इसके लिए क्या था, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता गया। और आपका नॉर्मली मतलब आप बात करने का तरीका जो होता है बड़ा मतलब ऐसा होता है कि हाँ बड़ा डिसेंट होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हमें मतलब मज़ा आता है बात करने में आपसे। वो तो होता है कि स्कूल में टाइम्स कम होता है, क्लासेज होती है तो बात नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी मतलब कभी कुछ ग्राउंड में कभी तुम्हारी 2-4 बातें सुन लेते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जैसे चीज़ें आपने निकली ना, वैसे नया नया टैलेंट निकल के आया, और शायद ये बच्चे अब रुकने वाले नहीं है। किसी ने अपने को पहचान लिया ना कि मेरे अंदर क्वालिटी है, तो फिर ये उसी क्वालिटी को अपना एम बनाता है और उसी के थ्रू वो चीज़ें कर चला जाता है। अच्छा सर, किशन सर, मयंक सर, आप दोनों इसी स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं। तब मेरे ख्याल से अभिव्यक्ति नहीं था, अभी तो शुरू हुआ, अभिव्यक्ति नहीं था। अगर आपके टाइम अभिव्यक्ति शुरू होता तो आप कौन से उन चारों इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? देखो, मेरा ना कुछ पार्ट बिल्कुल ही ख़राब था, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, ये फिल्म ऑक्सर, ये सब मतलब मैं इनमें पक्का करता यार, क्योंकि कुछ तो सीखने को मिलता। क्विज़ और ये सब तो बड़ा आराम से हो जाता है, क्योंकि जितना नॉलेज है, क्वेश्चन आया पूछा बस आंसर किया ख़त्म। इनमें यार मैं फिल्म ऑक्सर में जज था और बच्चे को मतलब चिट उठानी, और वो बच्चा इधर उधर, और वो बच्चा जो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता था वो बच्चा जीत के जा रहा है। इट्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ना, तो वहाँ से जो सीखने को मिलता, तो मैं बहुत मिस करता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे सामने नहीं थी। बट ठीक है, एज अ टीचर अब हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और सीखते आपसे ही हैं। तब भी हम सीखते आपसे, अब भी हम सीख रहे हैं आपसे, तो ये सब मिस करता हूँ, ये सारी एक्टिविटी होती तो। मयंक सर, आप किस में पार्टिसिपेट करते हैं? मैं सबसे पहले ऐसे चीज़ में करता जहाँ मेरा स्टेज फियर ख़त्म हो जाए। मैं आज से 12th तक स्कूल में कभी भी नहीं बोला मैंने कुछ मतलब अगर मैं हाउस कैप्टन था विजर हाउस का, तो नाम लिखने हैं और नाम नहीं मिल रहा तो टीचर कहता अपना नाम लिख दो। अपना नाम ही लिखूँगा, मुझे बोलना नहीं है। आप मुझे बोलने के अलावा, हाउस कैप्टन हम लोग तो आप मुझे बोलने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अच्छा है, क्विज़ कर दीजिए चलेगा। तो मेरा मानना है मैं वो सारे इवेंट लेता
जहाँ पर मुझे लोगों को फेस करना हो, ताकि मेरे अंदर का जितना भी डर है वो ख़त्म हो जाए। और एक और लेता हूँ, डांस भी ले लेता मैं है ना, डांस, क्योंकि हमें लगता है कि डांस है, बट नहीं है। लोगों के सामने अकेले डांस करना बहुत कठिन काम है। अच्छा सर, जैसे आपका रिकॉर्ड था 1600 मीटर का, मैं ये अभी याद करके 5 मिनट 56 था सर, 54 था, ऐसे कुछ सेकंड्स का था सर। अगर इस साल आप ही के हाउस का बच्चा आप ही के रिकॉर्ड को तोड़े, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, कल ही एक रिकॉर्ड टूटा है ना मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह कहा जा रहा है, बट वो इस एशिया का सेकंड है और इंडिया का फर्स्ट है, 10.08। वो रिकॉर्ड टूटा होगा ना तो अच्छा लगता है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है शतक में, और मुझे लगता है कि हम खुश ज़रूर होंगे, पर सबसे पहला जो ट्वीट था ना वो सचिन तेंदुलकर का था। तो उम्मीद करो कि रिकॉर्ड तोड़ने से खुशी कितनी होती है। हाँ, दुख ज़रूर होता है क्योंकि रिकॉर्ड बनाना अच्छी बात है, टूटना भी ज़रूरी है। अगर टूटेगा तो मतलब इंसान अपने को बेहतर कर रहा है। किशन सर, आप भी 3 साल से लगातार क्रॉस कंट्री जीत रहे हैं। देखो, मैं जब स्टार्ट करता हूँ ना तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं जीत जाऊँगा, बट ये मुझे समझ में आया कि कॉन्टीन्यूस रनिंग विद अ कॉन्टीन्यूस पेस आपको मंजिल पहुँचा देगी। वो पोजीशन मैंने फिर बोला ना, मैं हाउस में भी यही बोलता हूँ कि 4 ही पोजीशन है, 4 से नीचे नहीं जाओगे, ठीक है। तो मैं उसी पेस से दौड़ता रहता हूँ। अंकुर, मैं थोड़ा सा तुम्हारी इस चीज़ को मतलब इसका आंसर मैं थोड़ा देता हूँ, क्योंकि अगर 3 साल से फर्स्ट ही आ रहे हैं तो मुझे हराने वाले यही है, ठीक है। बताता हूँ, जब भी कभी क्रॉस कंट्री स्टार्ट होती है मैं मतलब मयंक से कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ना मैं ऐसा कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरा जो कमेंट्स होता है, मुझे पता होता है कि इससे पहले सादिम सर, किशन सर, सुमित सर एंड मी ऑल्सो, जब भी रेस स्टार्ट होती है, सादिम सर के साथ एक प्लस पॉइंट का था कि वो अच्छे एथलीट थे, उनसे मैं कंप्लीट नहीं कर सकता था अपने आप को। लेकिन जब किशन सर की बारी, जब मैं जानता था कि मतलब रेस स्टार्ट होती थी, दौड़ना स्टार्ट करते थे हम ही सब, तो हाँ मतलब मेरे साथ सोनू सर भी होते थे। सोनू सर के साथ क्या था कि मतलब मुझे पता थोड़ी तो दौड़ेंगे बहुत तेज़, फिर रुक जाएंगे ये, ठीक है। मतलब जो मैंने इतना मतलब कई बात ऐसे, मतलब कभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं पे कोई कंपटीशन है, तो आपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आप स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस जानते हैं। मुझे पता कोई बात नहीं, सोनू सर को भागने दो, बहुत तेज़ भागते हो, थोड़े टाइम पर रुक जाएंगे, मतलब ये मछली चौराहा है ना, वहाँ तक आते हैं, सोनू सर रुक जाएंगे। सुमित सर अच्छा दौड़ते हैं, और किशन सर के साथ अच्छी बात क्या है कि मतलब जो मैंने सोचा शायद ये डेवलप नहीं हो पाता, मतलब ही है टू मच स्टेमिना, ये धीमे दौड़ते हैं। ये रेस चाहे 6 किलोमीटर की हो चाहे 10 किलोमीटर की हो ना, इनकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। मेरे साथ भी क्या है, मैं कभी स्पीड मारता हूँ, कभी धीमे दौड़ता हूँ, कभी दौड़ता रहता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि कई बार रुक जाता हूँ, मैं चलने लगता हूँ, अरे किशन से बहुत पीछे है, वो कछुआ खबर पढ़ी ना आपने कि भी कछुआ बहुत पीछे है, आराम से आएगा। फिर कई बार धीमे धीमे मैं फिर एक बार कभी रुक जाते हो ना, तो दौड़ने का मन नहीं करता है, क्रम्स पड़ जाते, नहीं दौड़ पाते आप। फिर किशन से मेरे को आगे निकल गए, मैं लगा अभी मैं 2 बार दौड़ूंगा, पीछे कर दूंगा इनको, ठीक है। जब मैं दोबारा एफर्ट लगाया दौड़ने का ना, तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे थे, तो धीमे धीमे पता चला कि ये तो आगे निकल गए, मेरे पीछे सुमित सर थे, वो भी मेरे से आगे निकल गए। तो कंसिस्टेंसी जो है ना वर्ड, फिर चाहे वो आपका ग्राउंड हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी कोई एक्टिविटी हो, स्कूल कॉलेज लाइफ का कहीं भी पार्ट हो, कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करती है, ठीक है। और वो चीज़ मैं सल्यूट करता हूँ, मतलब ये चीज़ मैं सीखने की कोशिश करता हूँ सबसे कि इनके अंदर कंसिस्टेंसी उस मैराथन की है। और जब भी अब जो रेस होती ना, मैं कभी फर्स्ट सोचता ही नहीं मैराथन के लिए। अगर ये दौड़ है तो मैं सोचता भाई सेकंड आ जाओ, सेकंड डे को फर्स्ट मान लिया, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी वो शायद आज डेवलप नहीं हुई है, वो स्टेमिना आज नहीं आया है, लंबे समय से करते प्रैक्टिस से आया है, और शायद अब इस टाइम पे शायद हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हो। अब एज हो रही है, लेकिन अब एज हो रही है। लेजेंड्स नेवर डाई। अच्छा सर, जैसे कुछ जब स्कूल शुरू होते हैं, नए सेशन शुरू होते हैं, तब बच्चों के अंदर बहुत जोश से ग्राफ सीधा ऊपर जाता है। पर जब जैसे सितंबर अक्टूबर आता है, वो ग्राफ पैराबोला बनने लगता है और सीधा नीचे गिरता है। वो कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो हमारा एम है उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए। अगर आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, और जब होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम पूरे साल की मेहनत 2 महीने कर डालें, और 2 महीने में वो होता नहीं है,
और सिंपल सी बात है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बॉडी है, आप हर दिन आप 100% नहीं रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वही ना बात घूम के वहीं आ रही है कि कहते हैं कंसिस्टेंसी ब्रेक इंटेंसिटी। तो कुल मिला के अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, अपने आप को पार्ट वाइज डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अपने सिलेबस को, अपने एम को, तो आप वो चीज़ होगी कि आप पहले बहुत तेज़ भागेंगे, बट एक समय के बाद सेचुरेशन लेवल आता है, और वहीं मेन होता है जहाँ पे अपने आप को माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी आप आगे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसी वजह से मैक्सिमम बच्चे बहुत तेज़ मतलब होते हैं, बहुत तेज़ पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर एकदम से एक एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, फिर उनको लगता है कि थोड़ा चेंज करते हैं, वो लगातार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने लगते हैं। बट ये गलत है। स्ट्रेटजी तब चेंज की जाती है जब हमें लगे रिजल्ट लगातार नहीं आ रहा। अब जब एक बार में रिजल्ट नहीं आया तो हमें वहाँ पे टिकना पड़ेगा, उस पर एक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट्स वाई कभी ग्राफ उठता है, फिर यहाँ पर पैराबोलिक मोशन आ जाता है। अच्छा सर, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, जब सेशन शुरू होता है मैं कहता हूँ वो कबीर दास को दोहा याद आता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होगी बहुरी करेगा कम। फिर जब सितंबर अक्टूबर आता है तब एक और दोहा याद आता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये अजीब नहीं लगता कि मतलब पहले हो तो कि ये बच्चा बड़ा मेहनत करे, ये आ जाएगा। शुरू में क्या जज करना सही है कि बिल्कुल लास्ट में या मिड में, कहाँ से मतलब बच्चे को जज करना शुरू करना? पहली बात तो बच्चे को जज ही नहीं करना है, जज करने का कोई मतलब ही नहीं है। बस मेन मोटिव ये है कि हमें उससे बात करना है, उसको बुलाना है, अपने पास बैठाना है, समझाना है, कि उसको बताना है कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। देखिए, जिसका लर्निंग एटीट्यूड है वो जीवन में हमेशा आगे जाएगा, और जिसके अंदर एरोगेंसी % भी आएगी, हम संभाल लेंगे, वो संभाल नहीं पाता है। वो उसको लगता है संभाल लेंगे, बट संभाल नहीं सकता। तो कुल मिला के हमें बच्चे से मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे गोल्स को देना पड़ेगा, और छोटे गोल्स पे काम कराते कराते उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें अपने आप ग्रोथ होती है, बट इसके लिए समय देना पड़ेगा, और काम फिर से रीस्टार्ट करना, आपको फिर से रीलॉन्च करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, अभिव्यक्ति आरोहण का लेकर विज़न, तो आप सभी का इस साल का लेके क्या स्ट्रेटजी है, मतलब कैसे सा प्लानिंग क्या है? अंकुर देखो, ये प्लानिंग और स्टडी तो मतलब इस पॉडकास्ट पे शेयर कर पाना मतलब अपनी हार को न्योता देना है। एट द मोमेंट हो जाता है। तो अगर मतलब आप स्ट्रेटजी प्लानिंग की बात करेंगे तो शायद हम में से कोई अपना सही आंसर नहीं दे पाएगा। दे देंगे आंसर। और अगर मान लीजिए मैं सही दे दूं तो क्या गारंटी बाकी तो ऑफर सही दे रहे होंगे। सर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरा यही काम ही है कि मतलब फंसाना है। हाँ नहीं सही, आपका क्वेश्चन एकदम सही है, लेकिन वो आंसर देने के लिए हम कैपेबल नहीं है। हम इस कुर्सी बैठे हैं तो नहीं दे सकते, आप बाहर बैठे हो तो नहीं दे पाते हम। और वैसे भी बताऊँ, मैं इस टीम का हूँ। तभी हम लोग डर रहे हैं। जितना मैंने सुना है कि मतलब मैक्सिमम जब कोई अभी तो किशन हाउस मास्टर बन गया है सर, ये हमेशा होता है कि मतलब जितना रूमर्स मतलब आते हैं या हमारे कानों तक आता है कि विजडम से नहीं हारना है। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद तुम इस मतलब इस पॉडकास्ट का माध्यम से मतलब ये कैसे नहीं हारना है। इस बार तो हम जीतेंगे रेडियो। लेकिन हाँ मतलब अगर मैं बात करूँ कि प्लानिंग स्टडी की बात करूँ तो मतलब क्योंकि सभी सेक्रेटरियन से तो होता है, जैसे कि मतलब मैंने एक ये ट्रिक बहुत पहले यूज़ की थी और मुझे सक्सेस मिला था कि उस समय व्यक्ति नहीं होता था, आरोहण होता था। और आरोहण के टाइम पे क्या था कि मतलब सभी हाउस मास्टर, शायद मेरे टाइम पे मैं हाउस मास्टर था, रवि सर थे, संजीव सर थे और किशन सर थे। किशन सर सेकेंड टाइम हाउस मास्टर बने, तो बड़ा मतलब हौस पौच बनी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बना था, हाउस मास्टर बना था। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करना है यार, इतना बड़ा इवेंट, और लिस्ट बनाने की वो आती ना, बहुत पेज बाय पेज पलटते रहो। फिर उसमें मैं देखा कि मतलब बहुत थोड़ा टफ था, पहली बार था, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब हम हाउस मास्टर डिस्कस करते थे, तो मैंने थोड़ा सा एक प्लान चेंज किया। जब मीटिंग हुई तो पता चला कि मतलब छोटे बच्चों का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, छोटे बच्चों का शायद आई थिंक अंडर 8 टू अंडर 10, 6 to 10 नहीं होता है, 6 to 10 डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। तो सब मतलब हम बड़े बड़े जो हमारे अच्छे एथलीट सब पे उसे काम कर रहे थे कि चलो भाई अंडर अबव 16 बढ़िया नौका लाना है, अंडर 16 लाना है, अंडर 12 लाना है, अंडर 14 लाना है। यहाँ पे पॉइंट चाहे आप अंडर 14 की बात को या अंडर 6 की बात को, पॉइंट बराबर था। प्लस पॉइंट क्या था, आप देखो सबसे ज़्यादा गेम पलटता है रिले में, जो रिले होता है। अब रिले में क्या होता है कि
क्लास 6 टू क्लास 6 ऑनवर्ड्स बेसिकली क्या था कि मतलब वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, और वहाँ बच्चा किधर ही भाग रहा है, फर्स्ट आ रहा है ना, आपको वहाँ मार्क्स मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल था। मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी को मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और मुझे आउटकम मिला भी, और मैं उस साल विक्ट्री हाउस का हाउस मास्टर था और मैं विनर भी रहा। तो मुझे लगा, अब तो शायद हर कोई इम्प्लीमेंट सोच लेता है कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, फिर चाहे अंडर 6 का आ रहा है, चाहे अब 16 का आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है वो मैंने थोड़ी चीज़ सोची थी, और सेम थिंग मैंने इम्प्लीमेंट किया था थोड़ा सा अव्यक्ति पे भी, तो जहाँ से मुझे थोड़ा आउटकम मिला था, अच्छा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट था। और इस पर मैं भी एड ऑन करना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया, जैसे जब मैंने भी इस साल जब प्लानिंग की तो मेरे साथ किशन सर थे, हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं सच कहूँ तो हमने ज़्यादा जो रिले जीती लास्ट डे, वो मैक्सिमम छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब अंडर 12 के नीचे, वो लगभग हमने सारी रिले जीती हैं। तो वो छोटे बच्चों के साथ जब कम्युनिकेशन हुआ, बैठे, बातचीत हुई, पता उनके अंदर एक इमोशनल मूवमेंट था कि नहीं, जीतना है सर, जीतना है, चाहे जो ऐसे जीतना है सर। तो मतलब हमसे ज़्यादा वो मोटिवेटेड थे। अब कभी कभी क्या होता है, हम बड़ों के चक्कर में छोटे भूल जाते हैं, बट मेन रिजल्ट जो हम जीते हैं आरोहण, उसका मेन क्रेडिट ऐसा नहीं बड़े बच्चों ने नहीं किया, बट मैक्सिमम पार्ट जो हमें निकल के आया था वो छोटे बच्चों से निकल के आया था। क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर एक अलग तरह का एक उत्सुकता होती है, एक अलग तरह का मतलब जोश होता है। वो मतलब ये नहीं सोचते कि मतलब हमें क्या करना है, वो करना है बस। तो वो चीज़ अलग थी जो सर ने बताया, जैसे मेन चीज़ मैंने भी इस पर इम्प्लीमेंट किया तो उसका बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा सर, वैसे एक क्वेश्चन ही ऐसे ही है कि लगता नहीं कि छोटे बच्चों को जब पॉइंट ही नहीं गिन रहे, गिरा के भागो आगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये हम सिखाते ही नहीं है। ठीक है, हर वैसे मैं इवेंट्स पिछली बार के जब देख रहा था ना, सर छोटे बच्चों का रिले था, उसे कहे कि यहाँ रुक जाओ, वो कह रहा, क्या? देखिए बच्चे हैं वो, देखिए बात समझिएगा आप, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हमारी टीचर्स की 100 मीटर या 100x4 रिले होती है, जब हम खड़े होते हैं ना, हमारे पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि पूरा स्कूल देख रहा होता है। और वो बच्चे हैं, वो कभी उस ट्रैक पे, मतलब कभी प्रैक्टिस पे आए 1-2 बार, उस ट्रैक पे जाना, वहाँ खड़े होना, सच कहें तो उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, बस उन्हें पता होता भागना है। कई बार तो, इस बार तो हमने ये कहा कि 4 लोग को बैठाया, जैसे 4 बच्चे रिले के दौड़ने वाले हैं तो चारों को बैठाया, जब तक तुमको ये ना दिख जाए तब तक तुम भागते रहना, जब तक आपको ये ना दिख जाए तब तक भागते रहना। मतलब उन्हें चेहरा पहचाना हम लोगों ने बैठा के, क्योंकि वो बच्चे, होता क्या है, इतना शोर हो रहा होता है, मतलब इतना अलग तरह का एक इवेंट होता है, एक एनर्जी होती है जो बच्चे सोचते हैं। और सिंपल सी बात है, साथ में जो हमारे जो मतलब वो इवेंट करा रहे होते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, वो भी साथ में खड़े होते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। तो वो चीज़ तो हमारे साथ भी होती है, जैसे बच्चे का गिर जाना है, फिर बच्चे का उठ जाना, तो हम लोग इतना काउंट नहीं करते उसको। ठीक है, बच्चे हैं, अगर बच्चे इतना एफर्ट्स कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो बच्चे इस स्कूल से पास आउट हो गए, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे किशन सर? अच्छा करें लाइफ में, और जो चीज़ें रह गई हैं आगे, मतलब अपनी चीज़ें फुलफ़िल करें। बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं स्कूल में, जैसे सर बोल रहे थे अभी कि अभिव्यक्ति के आने से ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चे हमने देखे जो कभी दिख ही नहीं रहे थे। तो अभिव्यक्ति नहीं आता तो शायद हमें वो बच्चे दिखते भी ना। तो बहुत सी चीज़ें अगर रह गई, अपना ड्रीम कभी ख़त्म नहीं करें, उसको अचीव करना ही करना है। मयंक सर? मेरा मानना है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ किया है क्लास में, तो आप उसको लेके आगे चलो। मैंने अधिकतर देखा उन बच्चों को जो 12th में, कुछ बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, कुछ साइंस पढ़ते हैं, कुछ आर्ट्स पढ़ते हैं, मैंने देखा कि वो लोग बहुत जल्दी अपने सब्जेक्ट से चेंज हो जाते हैं ग्रेजुएशन में, आफ्टर 12th। तो मेरा उनको ये एडवाइस है कि अगर आपने 11th 12th जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो हो सके तो उसी को आगे लेके चलो, ताकि उससे कुछ बेहतर आउटपुट आपका निकल पाए। प्रदीप सर? हाँ, यही है कि मतलब आपने जो भी स्कूल में, जब से आप पढ़ रहे हो सेक्रेड हार्ट स्कूल में, और जो भी कुछ सीखी है चीज़ें, क्योंकि स्कूल में आप हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत चीज़ सीखते हैं। हम स्कूल कहते हैं कि बच्चे, आज का जो टाइम है, यहाँ बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और एकेडमिक के साथ साथ अगर बच्चा इस सोसाइटी के जो चेंजेस हो रहे हैं, जो आज के समाज की जो नीड है, ठीक है, और जो आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपने जो चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, हालांकि इन सब चीज़ों को यहाँ सिखाया गया है, और इन सभी चीज़ों को आप बाहर जाके इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सके, और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। क्योंकि हम जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं, शायद हम जो सपना देखते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का, हम उनकी शुरुआत अपने ही स्कूल से करते हैं। कहते हैं कोई भी चीज़ की अगर कोई बड़े लेवल तक आपको एक्सप्लोर करना है, तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, ऐड करिए स्कूल लेवल पे। सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना, एक तरह से काउंसलिंग करना, खुद की काउंसलिंग करना,
और ख़ुद को समझना कि हमारा इंटरेस्ट किस पार्ट में है और किस तरह से हम अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं। खुद को मेडिटेट करना, माइंड को रिलैक्स करना और हर चीज़ पे अपने बेसिक चीज़ों पे काम करना। और कहते नहीं मतलब अपने बेसिक नेचर को नहीं छोड़ना, अपना बेसिक्स को नहीं छोड़ना। उस बेसिक्स को सोचते हुए कि हमने किस फील्ड को चूज़ करना है और चूज़ करना है तो उसका पूरा मतलब एक रोड मैप आपके माइंड में होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। हम अपने आप को यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में मतलब कैसे क्या चीज़ अच्छी हो सकती है और बेहतर हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा कि मेरा आखिरी साल है अब हमें भी जाना ही है। खैर वाकई अच्छा, जब मैं वहाँ बैठता था आरोहण में, कहता मैं तो भाई दौड़ पाता नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं कहा मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, मतलब मैं शॉर्टपुट और नहीं, मैं शॉर्टपुट में भी नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स में पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। इस बार करना, ठीक है शॉर्ट इस बार करूँगा, कोशिश करूँगा। ऐसी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल बातें सुनिए, अब तो मैं फेंकूंगा। लास्ट ईयर है ना, मैं तुमको इवेंट दूंगा। स्कूल के बाउंड्री के बाहर जाएगा। बाउंड्री पास करनी पड़ेगी बस। खैर बाकी आप सबकी बातों से एक बात सीखने का मौका मिला कि जो हाउस मास्टर कोई उपाधि नहीं है, एक ऐसा भाव है अपनी टीम के प्रति जहाँ पे समर्पण और नेतृत्व की भावना दिखती है। एक ऐसी ज्योति जगाती है हाउस के हर एक बच्चे में, जो दिखाते हैं कि चलो ठीक है, जीत आज नहीं मिली तो कल अवश्य मिलेगी। और ये सिर्फ हाउस मास्टर नहीं करते हैं, बल्कि उस हाउस का हर एक काउंसिल मेंबर और टीचर्स हर सब इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मैनेजमेंट पूरा हाउस। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सो मच वाइस प्रिंसिपल मैम अंशु मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। और पूरी मैं सैक्रेड हार्ट फैमिली को शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे मौका देने के लिए, मंच देने के लिए, जहाँ पर मैं बैठ के आप लोग से सवाल जवाब कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, सब बाइंड अप करने से पहले हमने आपके शायरी के भी किस्से बहुत सुने हैं, बहुत अच्छे। एक अंकुर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू एंड अंशु मैम एंड होल टीम। पहले यहाँ बैठने से पहले बड़ा नर्वस फील हो रहा था हमें, और बिग थैंक्स टू यू कि मतलब हम सबको इतना कंफर्ट फील कराने के लिए। अब ऐसा फील हुआ तुम बात करते जाओ, हमें आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि हम वी फील कंफर्ट। और शायद आप जो चीज़ें हमसे पूछ रहे हो, हम उन चीज़ों का शायद हम कहना चाह रहे थे। ये चीज़ें जो आपके सामने चीज़ निकल के आई या पॉडकास्ट के माध्यम से हम कह पा रहे हैं, क्योंकि जो निकल के आया ना यही सच्चाई है, और जो हम बोल रहे हैं हम यही चाहते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। और शायरी की बात की, वैसे मतलब तुमसे अच्छा शायर नहीं है शायद कोई, और ना ही इस कहते हैं ना इस भटकती दुनिया में कोई और आएगा तुम्हारा जैसा। और हाँ, पहले तुम्हारे से मैं कह सकता हूँ कि तुमसे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाएंगे, तुमसे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाएंगे, ताजमहल तो बनवा लेंगे, मुमताज़ कहाँ से लाएंगे। तो ये तो तुम्हारे लिए था। और बाकी हम सभी हाउस मास्टर के लिए जो पिछले कई सालों से पार्टिसिपेट करते हैं, और हर बार हर कोई नहीं जीतता है, कोई एक ही जीतता है। तो मैं उन सब के लिए एक सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन जीतने की वो ललक हमेशा जिंदा रख। आपने मेरी थैंक यू तारीफ वंस की। अगेन, थैंक यू सो मच। इस मुशायरे में मैं भी अपने अल्फाज कहना चाहूँगा। कभी कहता ना, उसमें क्या कहता भाई कि मतलब कभी समय होगा तुम्हारे साथ हम कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे अंकुर जी। मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप सबका एटीट्यूड जो है, खासकर प्रदीप सर का एटीट्यूड देख के मैं थोड़ा मतलब एग्रेशन में बोलूँगा, ठीक है, कि बच्चे के ख्वाब को मैं आवाज़ दूँगा, कि बच्चे के ख्वाब को मैं आवाज़ दूँगा, उसके संघर्ष का मैं जवाब दूँगा। कि बच्चे के ख्वाब को मैं आवाज़ दूँगा, उस पे उठे हर एक सवाल का मैं जवाब दूँगा। करने दो संघर्ष, कि करने दो संघर्ष उसे इस सफ़र में, करने दो संघर्ष उसे इस सफ़र में, मंजिल मिलते ही उसके हर एक सवाल की लिखी किताब दूँगा।
थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।